डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सारणिक। ठीक है, बहुत बेहतरीन चैप्टर है और यहां से आपका एक क्वेश्चन उठता है। हर साल आपका एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए उठा लिया जाता है और कभी कभी 1 मार्क्स के लिए भी उठा लिया जाता है एक क्वेश्चन आपका। ठीक है, डिटर्मिनेंट से एक क्वेश्चन आपका हमेशा फिक्स रहता है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का पेपर हो या फिर यूपी बोर्ड का पेपर हो, एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है। और मैट्रिक्स देखो ध्यान से, यहाँ पर डिटर्मिनेंट जो होता है मैट्रिक्स से बिल्कुल रिलेटेड चैप्टर है, बिल्कुल सेम एज रिलेटेड चैप्टर है। ये आप कह सकते हो कि जो डिटर्मिनेंट है वो मैट्रिक्स की ही फैमिली का एक मेंबर होता है। क्या होता है? उसी की फैमिली का ही मेंबर होता है। जैसे हम लोग मैट्रिक्स का मतलब सॉल्व करते हैं उसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट काफी डिफरेंट है ना। मैट्रिक्स से जो डिटर्मिनेंट होता है वो काफी डिफरेंट होता है। आप मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, मैट्रिक्स की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर 2 मैट्रिक्स गिवन है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाइड करवा सकते हैं, किसी स्केलर से मल्टीप्लाइड करवा सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स की कभी वैल्यू नहीं निकल करके आती। अगर आप जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स आपके पास ए है, दूसरी मैट्रिक्स आपके पास बी है, अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दिया आपने तो जो आपको तीसरी जो मिलेगा, इसका जो कैलकुलेशन मिलेगा वो भी आपको एक मैट्रिक्स ही मिलती है, कोई नंबर नहीं मिलता है। मिलता है कोई नंबर? कोई नंबर नहीं मिलता है। लेकिन जो ये आपका डिटर्मिनेंट होता है, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जान लीजिए कि जो डिटर्मिनेंट आपका होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही लिख सकते हैं आप। किसका लिख सकते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आप डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं, अदरवाइज किसी मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही लिखेंगे। अब स्क्वायर मैट्रिक्स हम आपको डिफाइन कर चुके हैं कि भाई स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिनमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होती हैं, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, जिनमें m=n होता था। क्या होता था? m=n होता था, नंबर ऑफ रोज इक्वल होती थी नंबर ऑफ कॉलम्स के, उसको हम लोग बोलते थे स्क्वायर मैट्रिक्स। और जो डिटर्मिनेंट हमारा होगा हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट लिखेंगे। क्लियर? जो डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका अगर हम लोग डिटर्मिनेंट लिखें तो डिटर्मिनेंट जो होती है एक रियल वैल्यू हो सकता है, उसकी रियल वैल्यू आ जाए, या हो सकता है उसकी कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकता है, ठीक है, रियल नंबर भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो कोई एक यूनिक एसोसिएट करती है कोई यूनिक रियल नंबर को, किसको एसोसिएट करती है? यूनिक रियल नंबर को एसोसिएट करती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट। क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट बोलते हैं। ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे उसको? डिटर्मिनेंट बोलेंगे। और जो हम लोग डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो डिनोट कराते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, ठीक है, अगर हमको डिटर्मिनेंट को लिखना है तो बच्चा या तो हम लोग लिखेंगे ऐसे डेट ए, ऐसे भी लिखते हैं डिटर्मिनेंट को, और या तो फिर हम लोग इसको लिख देते हैं मॉड ए। क्या लिख देते हैं? मॉड ए। और या तो फिर हम इसको सिंपल डेल से भी डिनोट कराते हैं। ये डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। क्या होता है? डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखो, जो डिटर्मिनेंट हमारा होता है इसकी हमें जरूरत पड़ी क्यों थी? ठीक है, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी थी? जो हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सॉल्व करते थे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हाई स्कूल में आपने सॉल्व किया है ना? रैखिक समीकरण सॉल्व किया, नहीं सॉल्व किया? 4 मेथड से सॉल्व करते थे, ग्राफिकल मेथड है ना, एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस प्रोडक्ट है ना, और एक तुम्हारा और होता था सब्स्टिट्यूशन मेथड। इससे आप सॉल्व कराते थे और सॉल्व कराते थे और आप ये भी बताते थे अगर कोई लीनियर इक्वेशन इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल अच्छे से, अगर कोई तुम्हारा लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1 प्लस b1 प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस का b2y इक्वल टू c2, अगर ये 2 लीनियर इक्वेशन आपके पास गिवन है, ठीक है, अगर ये 2 लीनियर इक्वेशन आपके पास गिवन है तो आप जो इनके कोफिशिएंट नहीं होते थे a1 b1 c1 a2 b2 c2, इन्हीं से आप बता देते थे कि लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा कैसा सॉल्यूशन होगा, है ना। अगर जो है a1 अपान, ध्यान से देखना, अगर a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होता था बच्चा, तो आप बोलते थे कि यूनिक सॉल्यूशन देगा। कैसा सॉल्यूशन देगा? यूनिक सॉल्यूशन देगा। और अगर मान लीजिए कि a1 अपान a1
A1 अपान A2 B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2 होता था, तो आप बोलते थे मैनी सोल्यूशन देगा। क्या देगा? मैनी सोल्यूशन देगा। ठीक है। और अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2 अगर आपके पास होता है, तो आप बोलते थे नो सोल्यूशन। क्या बोलते थे? नो सोल्यूशन। तो डिटर्मिनेंट से हम लोग इस चीज का भी पता लगाया जा सकता है कि जो है आपका जो लीनियर इक्वेशन जो आपको गिवन होगा, जैसे मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स जैसे यहां पर ध्यान से देखिए, अगर ये लिखा हुआ है आपका A1x प्लस B1y प्लस C1 सॉरी इज इक्वल टू C1 और एक लिखा हुआ है A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2, ये अगर दो लीनियर इक्वेशन लिखे हैं, ठीक है, तो इससे x और y की वैल्यू हम लोग मैट्रिक्स से निकाल लेते थे। किससे निकाल लेते थे? मैट्रिक्स से इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका हम लोग पीछे अभी पढ़े नहीं है ना मैट्रिक्स में, अभी आगे पढ़ेंगे चल के किसी दो सॉल्यूशन को इस तरीके से। और ये 8 नंबर का क्वेश्चन भी इसमें पूछा जाता है मैट्रिक्स में। इसको लिखने का जो तरीका होता है, कैसे लिखते हो आप? ax इज इक्वल टू b, इसी तरीके से तो आप लिखते हैं ax इज इक्वल टू b। यहां पर जो आपकी a मैट्रिक्स होती है, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है। क्या होती है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है। इनके जो कोफिशिएंट आपके होते हैं एक्स वाई के कोफिशिएंट, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया A1 B1 A2 B2, ठीक है। और ये जो x लिखी है ये होती है वेरिएबल कॉलम मैट्रिक्स। क्या होती है? वेरिएबल कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है। इसमें हम लोग जो है जो वेरिएबल यूज किए गए हैं लीनियर इक्वेशन में वो लिख देते हैं इन कॉलम में। और ये जो हमारी b होती है ये होती है कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स। क्या होती है? कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स होती है। तो ये आपका हो गया C1 और C2। ठीक है। हम लोग इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं लीनियर इक्वेशन से, मैट्रिक्स से, मेथड से, है ना। लेकिन डिटर्मिनेंट की यूज से हम लोग बता सकते हैं कि जो ये लीनियर इक्वेशन इस तरीके का गिवन है आपका, ठीक है, इसका सॉल्यूशन आपका होगा कैसा? यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर मैनी सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग किसी डिटर्मिनेंट को, अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास A है और हमने आपसे, अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास A है, हमने क्या कहा कि अगर ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे ये लिखी हुई है A1 B1 A2 B2, अगर हम लोग किसी डिटर्मिनेंट को लिखते हैं तो डिटर्मिनेंट को कैसे लिखते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट को लिखते हैं मॉड की तरीके से। किस तरीके से लिखते हैं? मॉड की तरीके से। इस तरीके से लिखते हैं A1 B1 A2 B2। लेकिन ध्यान रहे, इसको मॉड नहीं समझेंगे आप, मॉडुलस बिल्कुल नहीं समझेंगे, मापांक, हिंदी में मॉडुलस को मापांक बोलते हैं। ठीक है। मापांक की एक खासियत ये होती है कि अगर कोई नंबर आपका निगेटिव दे रखा है तो वो पॉजिटिव ही हो जाता है। ठीक है। मॉडुलस में पॉजिटिव वैल्यू आपकी बाहर निकलती है, निगेटिव वैल्यू कभी नहीं बाहर निकलती है ना। लेकिन होती आपकी दोनों छिपी दोनों वैल्यूज रहती हैं। लेकिन डिटर्मिनेंट को आप मॉड समझने की गलती नहीं करिएगा। ये डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है। किसका सिंबल होता है? डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है। अब जब हम लोग इसको ध्यान से देखना, यूनिक सॉल्यूशन की मैंने बात करी, यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? A1 अपान A2, ध्यान से देखना, A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, यही तो होता है भाई। होता नहीं होता है? जरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करा दीजिए, इसको इधर मल्टीप्लाई करवा दीजिए, इसको इधर मल्टीप्लाई, तो A1 B2 और इक्वल नॉट इक्वल टू A2 B1। जब इस चीज को आप इधर लेकर के आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो ये आपका हो गया, देखिए A1 B2 इक्वल नॉट सॉरी माइनस, और ये हो गया A2 B1 नॉट इक्वल टू 0। यही तो हुआ। अगर हम लोग यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन को इस तरीके से सॉल्व कर ले तो यही तो निकल करके आता है। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करते हो तो डिटर्मिनेंट को भाई कैसे सॉल्व करते हो? क्रॉस इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करवाते नहीं करवाते आप? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करवाएंगे तो A1 B2 और फिर बीच में सिंबल किसका? माइनस का, और ये हो गया A2 B1, ऐसे तो सॉल्व करवाते हैं। और इसकी कुछ ना कुछ पार्टिकुलर वैल्यू निकल करके आ जाती है। क्या निकल करके आ जाती है? पार्टिकुलर वैल्यू निकल करके आ जाती है। कुछ कोई एक रियल नंबर आ जाता है, तो जब रियल नंबर कोई आ जाता है, ठीक है, वही डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाती है। क्या हो जाती है? वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाती है। और ये जो चीज आप करवाए हैं यहाँ पर, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या बोलते हैं इसको? एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो ध्यान से देखिए, यही तो कंडीशन होती थी यूनिक सॉल्यूशन होने की। तो जब इसकी एक जीरो नहीं होता, इसकी कुछ वैल्यू रियल नंबर कुछ निकल करके आती है ना, तो ये एक, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता है तो उसका मतलब ये हो गया कि उस लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे वो यूनिक सॉल्यूशन होंगे। कैसे सॉल्यूशन होंगे?
यूनिक सोल्यूशन होंगे, ठीक है। तो इसीलिए डिटर्मिनेंट की मतलब हमको जरूरत पड़ी थी डिटर्मिनेंट को सॉल्व मतलब लीनियर इक्वेशंस के अबाउट बताने में कि इसका जो सोल्यूशन होगा जो निकल करके आएगा वो सोल्यूशन भाई होगा कैसा, है ना। कैसा सोल्यूशन होगा ये हमारा कि मतलब सोल्यूशन देगा, कोई यूनिक सोल्यूशन देगा या फिर यूनिक सोल्यूशन हमारा नहीं देगा, ठीक है, या फिर मैनी सोल्यूशंस होंगे। कैसे सोल्यूशंस होंगे ये चीज आपकी बताई गई है इसमें, ठीक है। ये चीज बताई गई है कि मतलब डिटर्मिनेंट में हम लोग यहां से जानकारी ले लेते हैं कि जो गिवन आपका लीनियर इक्वेशन है, जो गिवन लीनियर इक्वेशन है उसके सोल्यूशन हमारे होने वाले कैसे हैं, यूनिक सोल्यूशन होगा या फिर मैनी सोल्यूशन होगा या फिर नो सोल्यूशन होगा, और इस पर आपसे क्वेश्चंस भी पूछा जाता है ना। लीनियर इक्वेशंस को हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड से भी सॉल्व करवाना सीखेंगे। क्रेमर रूल्स, क्रेमर ने ये रूल दिया था, किसने रूल दिया था, क्रेमर ने रूल दिया था, ठीक है। और मैट्रिक्स मेथड से भी सॉल्व करवाते हैं। मैट्रिक्स मेथड का क्वेश्चन तो बहुत फेमस है, 8 मार्क्स के लिए हर साल आता है आपके लिए, यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, 8 मार्क्स के लिए उठता है नहीं उठता है क्वेश्चन, ठीक है। 8 मार्क्स के लिए तुम्हारा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा डिटर्मिनेंट के बारे में बात कर लेते हैं। ये इतनी चीजें तो मैंने समझाई, आपको समझ में आया नहीं समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है बच्चा, अल्फी, ठीक है। अब जरा हम लोग बात करते हैं इसके डिटर्मिनेंट के, मतलब कौन कौन से मतलब आर्डर के हम लोग डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो आपके सिलेबस में है वो आर्डर 1, आर्डर 2 और आर्डर 3, ठीक है। देखो हमने क्या कहा आपसे कि जो डिटर्मिनेंट होता है वो हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही लिख सकते हैं, बाकी तो किसी का नहीं लिख सकते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो है या तो आपकी आर्डर 1 की होगी और या तो फिर आर्डर 2 की होगी और या तो फिर आर्डर 3 की होगी, ठीक है। यही तो मैट्रिक्स आपकी हो सकती है और कोई हो सकती है। आर्डर भाई देखो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें तो आर्डर 4 की भी तो होगी, 4 into 4 की, लेकिन वो एक्चुअली हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो जैसे अगर हमारे पास मान लीजिए कोई मैट्रिक्स आर्डर 1 की लिखी है, तो 1 की अगर मैट्रिक्स हम लोग लिखेंगे तो भाई कैसी होगी मैट्रिक्स, यही तो होगी, 1 रोज और 1 कॉलम। अगर हमको इसका डिटर्मिनेंट लिखना है तो इसका डिटर्मिनेंट आप कैसे लिखोगे, तो इसका जब डिटर्मिनेंट आप लिखोगे तो मॉड ए, यही तो डिटर्मिनेंट लिखोगे, है ना, मॉड ए। तो इसका भी भाई मॉड, ये हालांकि मॉड में बोल रहा हूं लेकिन ये मॉड होता नहीं है, डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है। इसको मैं पढ़ूंगा डिटर्मिनेंट ए, क्या पढ़ूंगा, डिटर्मिनेंट ए। तो इस मैट्रिक्स को जब डिटर्मिनेंट ए लिखेंगे तो आप इस तरीके से लिख देंगे, लिख देंगे नहीं लिख देंगे, ठीक है। इसमें अक्सर कंफ्यूजन आपसे होती है, देखिए क्या कंफ्यूजन होगी। अगर हम आपसे कहें कि भाई इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होगा तो आप तुरंत कह दोगे सर कितना होगा, 2 हो जाएगा, हो गया 2, है ना। लेकिन अगर हम आपसे बोले, ध्यान से देखिएगा, मॉड ए इज इक्वल टू -7, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू -7। अगर हम कहें भाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है तो आप बताइए जरा कितनी होगी, देखो अखिलेश एकदम करेक्ट आंसर दिया है अखिलेश ने। अखिलेश ने बोला 7, क्या बोला है 7, है ना, बिल्कुल सही बात है, 7 आंसर भी होगा, है ना, 7 ही तो आंसर होगा। डिटर्मिनेंट है, क्या है ये, डिटर्मिनेंट है तो -7 ही होगा। ये अक्सर गलती आपसे एग्जाम में होती है ना, ये गलती आपसे अक्सर एग्जाम में होती है। अगर मैंने क्या बोला, इसीलिए मैंने इस तरीके का क्वेश्चन लिया कि अगर यहाँ पर अंदर माइनस लिखा है तो आप इसको मॉडुलस समझने की गलती मत कीजिएगा, है ना। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, अरे माइनस मॉड, अरे हटो 7 आंसर हो गया, है ना। पता चला एमसीक्यूज में क्वेश्चन रखा मिला 7 लगा करके आ गए, है ना, जो कि गलत हो जाएगा आपका। जो इसका आंसर आएगा कितना आएगा, -7, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट की बात कर रहा है, आपसे मॉडुलस मापांक की बात नहीं कर रहा है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। अब इस तरीके से आर्डर 1 का कोई भी डिटर्मिनेंट दे वैल्यू आप फटाफट बता देंगे, नहीं बता देंगे। अब जैसे मान लीजिए मॉड ए इज इक्वल टू आपसे दे दे -8, कितना आंसर इसका, -8 ही आंसर रहेगा, डाउट तो नहीं है, कोई समझ गया बिल्कुल अच्छे से। अब हम लोग डिटर्मिनेंट आर्डर 2 की बात करें। अब जैसे मान लीजिए आर्डर 2 की अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास दे रखी है, क्या दे रखी है, आर्डर 2 की अगर मैट्रिक्स आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है A 2 1 4 3, ठीक है, ये मैट्रिक्स है जो कि आर्डर 2 की है, किसकी है, आर्डर 2 की है ना। देखो मैं 2 क्रॉस 2 नहीं बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा हूँ, 2 क्रॉस 2 नहीं बोल रहा हूँ। मैंने आपसे क्या बोला था कि अगर आर्डर 2 की मतलब 2 क्रॉस 2 की है तो हम उसको जर्नली सिंपल तरीके से आर्डर 2 बोल सकते हैं,
बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है और इसके डिटर्मिनेंट की हमको वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? इसके डिटर्मिनेंट की हमको वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? डिटर्मिनेंट ए, और ये आपका क्या हो जाएगा 2 1 4 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? अब इसको जो है क्रॉस इस तरीके से करवा दीजिए, इसका एक्सपेंशन कर लीजिए। ठीक है, डाउट तो नहीं है कोई? तो इस तरीके जब एक्सपेंशन आप करेंगे तो ध्यान से देखिए 3 2 का कितना हो गया 6 माइनस 4 1 जा 4। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको करवा लेते हैं। देखो 2 इंटू 3 माइनस 4 1 जा 4। तो ये आपका देखिए कितना हो गया 6 माइनस 4 और ये आपका आ गया 2 आंसर आ गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए ये चीज जो कहलाती है ये वाली, इसको हम लोग एक्सपेंशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन ही बोलते हैं। एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट इस चीज को। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? और इसको हम लोग वैल्यू फाइंड करना भी बोलते हैं। क्या फाइंड करना बोलते हैं? वैल्यू फाइंड करना भी बोलते हैं। माइनस की अक्सर आपसे फॉल्ट होती है तो माइनस की गलती मत कीजिएगा। हम दूसरा एग्जांपल लेकर के भी आपको समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स आपके पास दे रखी -2 3 4 और -4 और ये हो गया 8। ये आपके पास मैट्रिक्स है और ठीक है, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, यानी इसके सारणिक की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो इसके सारणिक की वैल्यू भाई कैसे निकालोगे? देखो mod a, ये हो गया -2 3 -4 और ये हो गया 8। क्लियर? अब जब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो ध्यान से देखिए 4 2 जा -2 इंटू 8 और ये वाला माइनस जो आपका होता है फार्मूले में। ठीक है, और फिर उसके बाद -4 इंटू 3। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए -2 इंटू 8 कितना हो गया? माइनस का 16 और ये यहाँ पर देखिए माइनस का 12 और माइनस माइनस प्लस का 12। तो आंसर कितना आ गया? माइनस का 4 आंसर आ गया। यहाँ तक कोई डाउट अगर हो तो बताइए। समझ गया बिल्कुल अच्छे से? ऑर्डर 2 का एक्सपेंशन कैसे करेंगे समझ में आ गया? अब जरा एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखा दीजिए। a is equal to √3 -2 4 √3 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। जरा करके दिखाइए इसका आंसर कितना आ रहा? पीछे बात नहीं करिए, आवाज बहुत आ रही पीछे से। इसका आंसर कितना आ रहा है साइड वाले का? -23 इसका 1 आ रहा है। देखिए भाई सबका आंसर मैच कर रहा है नहीं मैच कर रहा है? मैच कर रहा है। ये सब वाला सभी का हो गया या किसी को कोई डाउट है? अगर डाउट हो तो बताइए। कर लिया? बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम है तो नहीं? अब जरा देखिए एक क्वेश्चन में और डाउट आता है, जरा हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ध्यान से देखना बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। और यहाँ से क्वेश्चन जब आता है तो अक्सर स्टूडेंट गलती क्या करता है, जरा ध्यान से देखना। हम लोग इक्वल मैट्रिक्स पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? इक्वल मैट्रिक्स। और इक्वल मैट्रिक्स की भाई कंडीशन क्या होती है? इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशन ये होती है कि अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं तो दोनों की आर्डर सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दोनों की आर्डर सेम होनी चाहिए और उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। यही तो इक्वल मैट्रिक्स होती थी हमारी। ठीक है, और अगर हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से दिया रहता था, a इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, 2x 4 y 8। ठीक है, और b इज इक्वल टू मैट्रिक्स आपको अगर दे रखा होता था 12 4 9 9 और 8। और अगर आपसे बोलता था कि a इज इक्वल टू b देन फाइंड x एंड y। क्या करना है? फाइंड x एंड y। तुम वहां से उठो नीरज, वहां बैठो जाकर पीछे। तुम वहां से उठो दीपक, सबसे पीछे उधर पीछे अपनी पीछे करो कॉर्नर। हाँ ठीक है,
अगर A इज इक्वल टू बी, आपके पास दो आपसे बोला है कि एक मैट्रिक्स A है और दूसरी मैट्रिक्स B है, और आपसे बोल दिया कि A इज इक्वल टू बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो आप तुरंत क्या करते थे भाई, इसको तुरंत आप इस इक्वेशन यानी इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को तुरंत कंपेयर कर देते थे, है ना, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। 2x इज इक्वल टू कितना 12, 2x इज इक्वल टू 12, तो यहाँ से 2 से 12 कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ गया 6 और y इज इक्वल टू 9। तुरंत आपका आंसर पता हो जाता था, x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 9, आप तुरंत बता देते थे, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास दो डिटर्मिनेंट इक्वल में दे दिया, है ना, तो गलती देखो आपसे कहां पे होती है, ध्यान से देखिएगा, गलती आपसे होती कहां पर है। जैसे मान लीजिए आपसे दे दिया 2x 4x 8 5 और इज इक्वल टू 1 4 7 2, ठीक है। मान लीजिए ये x ना हो करके ये दे दिया, ठीक है, तो आप तुरंत कर देते हैं 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2, यही आपका आंसर हो गया। बहुत से स्टूडेंट ये गलती करके आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, लेकिन ये आपको नहीं करना है गलती, ठीक है, क्योंकि ये जो आप कंपेयर कर देते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल कर देते हैं, ये चीज होती है मैट्रिक्स में। किसमें होती है? मैट्रिक्स में होती है, ये डिटर्मिनेंट में नहीं होती है। डिटर्मिनेंट में ऐसा कोई रूल नहीं होता है, डिटर्मिनेंट में ऐसा कोई रूल नहीं होता है, ठीक है। आपको इधर भी एक्सपेंशन करना पड़ेगा, यानी इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, और इधर भी इसका एक्सपेंशन करना पड़ेगा और इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी। तो ध्यान से देखिएगा, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक, समझ गए बिल्कुल अच्छे से। देखिए जरा इसकी वैल्यू, इसको जब आप एक्सपेंशन करेंगे तो 3 2 जा 6x माइनस 8 2 जा 16, और इधर जब एक्सपेंशन करेंगे तो 2 1 जा 2 माइनस 7 4 जा 28। तो यहां पर देखेंगे अगर आप 6x माइनस 16, इधर आपका कितना बचा माइनस का 26, और इस चीज को जब इधर लेकर के जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 16। तो ये हो गया आपका 6x इज इक्वल टू माइनस का 26 प्लस का 16। अब यहाँ पर आपका आंसर कितना बचा 6x इज इक्वल टू माइनस का 10। तो x की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो माइनस 10/6, ये जब कैंसिल कराएंगे तो माइनस 5/3, ये आपकी x की वैल्यू निकल करके आएगी -5/3। क्या निकल करके आएगी -5/3। और ये अक्सर आपसे फॉल्ट होता है, गलती होती है, जल्दी जल्दी में आप भूल जाते हो और तुरंत वहां पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल करके x की वैल्यू बता देते हो, जबकि ये रूल नहीं है। आप अगर डिटर्मिनेंट दो इक्वल दे रखे हैं तो आप इस तरीके से वैल्यू वहां पर निकाल कर दिखाइएगा x और y की, ठीक है। ये गलती होनी नहीं चाहिए, ये सब माइनर मिस्टेक्स हैं और ये बहुत जल्दी होती है माइनर मिस्टेक्स, ठीक है। डाउट तो नहीं कोई? चलिए नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपसे। अब हम आपको ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट सॉल्व करना बताते हैं कि ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे उसकी वैल्यू दिया हो तो x और y दोनों एक ही दिया हो, x और y दोनों एक साथ दिया तो देगा, जब पॉसिबिलिटी भी नहीं होगी x और y की वैल्यू निकलने की, जब जहां पर वैल्यू की पॉसिबिलिटीज होगी वहीं पर देगा। हाँ ऐसे दे सकता है आपसे, तब दो इक्वेशन ही नहीं बनेंगे, दो इक्वेशन बनेगी नहीं, दो वेरिएबल होंगे तो वैल्यू फाइंड नहीं होगी, ठीक है। दोनों तरफ देगा तब हो जाएगी, तब हो जाएगी, वेरी गुड। यहाँ पर देखिए 7 2, जैसे मान लीजिए ये आपको दे दिया और इज इक्वल टू 3, ऐसे दे सकता है, इस तरीके से दे सकता है। अब आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। इसको आप एक्सपेंशन कर दीजिए, इसका कितना हो जाएगा 4x माइनस 7 4 जा 28 इज इक्वल टू कितना 3। इसको इधर भेज देंगे कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। इसको जो है 1 मिनट, इसको थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए 4 कर लीजिए, क्या कर लीजिए 4 कर लीजिए, ठीक है। तो इसको जब 4 आप करेंगे, ठीक है, इसको जब आप 4 करेंगे तो ध्यान से देखिए, तो ये आपका हो गया 4, इसको जब इधर लेकर के आएंगे प्लस का हो जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू 4 प्लस 28, 4x इज इक्वल टू कितना हो गया 32, x इज इक्वल टू कितना हो गया 8। ये आंसर निकल आया आपका। ऐसे आप कर सकते हो, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब हम लोग सीखते हैं कि ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट हम लोग कैसे सॉल्व कराते हैं। ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट हम लोग कैसे सॉल्व करवाते हैं, ऑर्डर 3 पे फोकस करना है और यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल क्लियर कर लेना है। थोड़ा सा आपको लगेगा लेंदी है लेकिन बहुत आसान है, बिल्कुल सिंपल सा। स्टार्ट करूं? ठीक है। अब जरा ऑर्डर ये दोनों नोट कर लिए क्वेश्चंस, नोट कर लीजिए। हालांकि इनका सबका स्क्रीनशॉट आपके ग्रुप पे पहुंच जाएगा, हाँ सेव हो जाएगा ना, अभी मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 7 पेज आपके हो चुके हैं ना,
मैंने किसी को रफ नहीं किया, वो सारे सेव होते जा रहे हैं। अभी सेव करके उसके बाद सारे तुम्हारे उस पर भेज दिया जाएगा। आप लोगों का वर्क थोड़ा सा कम कर दूं, मतलब नेक्स्ट। अब हम लोग ऑर्डर 3 की बात करें तो देखिए जरा, अगर मान लीजिए, ध्यान से देखना बिल्कुल अच्छे से, ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स जो हम लोग लिखते थे, ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स जो हम लोग लिखते थे, उसी तरीके से ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट आपका होगा A11 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, ये ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट आपके पास लिखा हुआ है। किसका लिखा हुआ है? ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट आपके सामने लिखा हुआ है। और इसका एक्सपेंशन, इसका जो एक्सपेंशन है, हिंदी में बोलते हैं इसका प्रसार। क्या बोलते हैं? प्रसार। इसका प्रसार जो है या एक्सपेंशन जो है, आप 6 तरीके से कर सकते हो। कितने तरीके से कर सकते हो? 6 तरीके से कर सकते हो। ध्यान से देखना, ये आपकी रो 1 होती थी, पहली रो, और ये आपकी रो 2 होती थी, और ये आपकी क्या होती थी? रो 3 होती थी। होती थी नहीं होती थी? ठीक है। और ये आपका पहला कॉलम C1, ये आपका दूसरा कॉलम C2, ये आपका तीसरा कॉलम C3। समझ गए? अब यहां पर ध्यान से देखिए, पहली रो से चाहे इसका एक्सपेंशन करा दीजिए आप, चाहे इसका दूसरी रो से एक्सपेंशन करा दीजिए, चाहे इसका तीसरी रो से एक्सपेंशन करा दीजिए, ठीक है, और या फिर इसका, ठीक है, फर्स्ट कॉलम से इसका एक्सपेंशन करा दीजिए, या सेकंड कॉलम से एक्सपेंशन करा दीजिए, या थर्ड कॉलम से एक्सपेंशन करा दीजिए, आंसर सबका सेम मिलेगा आपको। आंसर सबका क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? अब यहां पर ध्यान से देखिए जरा, हम फर्स्ट वाली रो से पहले इसका एक्सपेंशन कराना चाहते हैं। किससे कराना चाहते हैं? फर्स्ट वाली इसका रो से करवाना चाहते हैं। ध्यान से देखना, इस वाली रो से हम इसका एक्सपेंशन कराना चाह रहे हैं, फर्स्ट वाली रो से। जरा हम लोग फर्स्ट वाली रो से इसका एक्सपेंशन सीखते हैं, कैसे करेंगे। क्लियर? तो अब यहां पर ध्यान से देखना, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रो। तो इसका भाई फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? A11 ही तो है। तो ध्यान से देखना, -1 की पावर, देखो -1 की पावर जो फार्मूला होता है I प्लस J होता है। क्या होता है? I प्लस J। अब A11 में I कितना है? 1, और J कितना है? 1। तो -1 की पावर 1 + 1 इंटू A11। और यहां पर ध्यान से देखिएगा, अब जो A11 के अकॉर्डिंग हम लोग एक्सटेंशन करने जा रहे हैं ना, A11 के अकॉर्डिंग, अब ये A11 एलिमेंट, यहां पर एक मिनट रुकिए जरा, ये जैसे लिखा हुआ है, हम लोग इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंशन कर रहे हैं ना। किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं? फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन कर रहे हैं। ठीक है, तो जब फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इसका एक्सपेंशन हम लोग कर रहे हैं, तो ध्यान से देखो हमने क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रो फर्स्ट का है ना, तो फर्स्ट एलिमेंट इसका कौन सा है? A11 ही तो है इसका फर्स्ट एलिमेंट। और जब इसका एलिमेंट फर्स्ट A11 है, तो -1 की पावर 1 + 1, -1 की पावर 1 + 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो A11, अब ध्यान से देखना, A11 जिस रो में होगा उस रो को आपको क्लोज कर देना है, और जिस कॉलम में होगा उस कॉलम को आपको क्लोज कर देना है। तो देखिए ये वाली रो और ये वाला कॉलम आपका क्लोज हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और जब क्लोज हो जाएगा तो आपके पास एक ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट दिखता हुआ नजर आएगा। दिख रहा है? तो ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट भाई दिखता हुआ क्या नजर आ रहा है? A22 A23 A32 A33, ये आपके पास डिटरमिनेंट बचा। अब उसके बाद जब इसका सेकंड एलिमेंट आप लेंगे, कौन सा एलिमेंट लेंगे? इसका जब सेकंड एलिमेंट लेंगे, तो देखो सेकंड एलिमेंट है ना, सेकंड एलिमेंट ऑफ रो, तो सेकंड एलिमेंट देखो -1 की पावर कितनी? 1 + 2। ठीक है, और ये आपका हो गया A12। अब यहां पर देखिए, अब जब इस वाली जिस रो में होगा उस रो को बंद कर देंगे आप। किसको बंद कर देंगे? उस रो को आप बंद कर देंगे। ठीक है, और उस कॉलम को भी आप बंद कर देंगे जिस कॉलम में होगा। तो ये बंद हो गया, और ये ऊपर वाला भी बंद हो गया। तो जब ऊपर वाला बंद हो गया तो आपके पास बचा कितना? ये बचा और ये बचा।
यही तो बचा। तो ध्यान से देखना, A21 A31 और इधर आपके पास हो गया A23 A33। डाउट तो नहीं है कोई? समझ गया बिल्कुल अच्छे से। अब उसके बाद जो है इसका थर्ड एलिमेंट बचा ना, तो भाई इसका देखो थर्ड एलिमेंट कौन सा है? थर्ड एलिमेंट ऑफ रो का कौन सा है? इसका देखो -1 की पावर का, -1 की पावर क्या हो जाएगा? -1 की पावर 1 + 3 A13। अब यहां पर ध्यान से देखिए भाई, देखो ये वाला जब आपका, ये वाला जब क्लोज करोगे तो ये रो क्लोज हो जाएगी और ये वाला कॉलम क्लोज हो जाएगा। तो यही तो आपके पास डिटर्मिनेंट बचा। तो ये जब डिटर्मिनेंट आपके पास बचा तो A21 A22 और ये आपका हो गया A31 और ये हो गया आपके पास A32। ये आपके पास डिटर्मिनेंट बचा। डाउट तो नहीं है कोई? समझ गया बिल्कुल अच्छे से। अब इसका जो एक्सपेंशन होगा, क्या होगा? इसका जो एक्सपेंशन होगा, इन तीनों इक्वेशंस को हम लोग ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? इन तीनों इक्वेशंस को हम लोग आपस में ऐड कर देंगे। तो ध्यान से देखना बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। जब तीनों इक्वेशंस को हम लोग ऐड करेंगे तो देखो -1 की पावर 2, -1 की पावर 2 क्या हो जाएगी? प्लस का 1 हो जाएगी, प्लस का 1 हो जाएगी। तो यहां पर देखो A11 और इनटू में आपका है A22 A23 A32 A33। अब यहां पर देखिए -1 की पावर 3, -1 की पावर 3 कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। A12, अब देखो ये कितना बचा? A21 A23 A31 A33 प्लस, अब यहाँ पे देखो -1 की पावर 4, -1 की पावर 4 कितना होगा? 1 होगा आपका, ठीक है। तो ये हो गया A13, तो ये हो गया A21 और ये हो गया A22 और ये हो गया A31, ये हो गया A32। ये जो है डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन कहलाएगा अलोंग फर्स्ट रो। इसे फर्स्ट रो के अलोंग जो है ये इसका एक्सपेंशन कहलाएगा। इसी तरीके से आप सेकेंड रो के अकॉर्डिंग कर सकते हो, थर्ड रो के अकॉर्डिंग कर सकते हो, फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग कर सकते हो, सेकेंड कॉलम के अकॉर्डिंग कर सकते हो, थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग कर सकते हो। आंसर आपका हमेशा सेम ही आएगा। क्या आएगा? हमेशा आपका आंसर सेम आएगा। ये बताइए इसमें अगर समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है? तो मैं एक एग्जांपल लेकर के समझाता हूं अच्छे से। ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई? कोई डाउट नाम की चीज तो नहीं? अब जैसे यहाँ पर 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, तो 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट तो आपको हमने सॉल्व करना बता दिया ना, तो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा आपका, है ना। तो भाई देखो जरा, अब हम लोग ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट वैल्यू वाला लेकर के सॉल्व करते हैं। तो वैल्यू वाला जब लेकर के सॉल्व करोगे, देखो भाई एक आपके पास डिटर्मिनेंट दे रखा है 3 2 4 1 5 6, ठीक है, 8 3 1, ठीक है। ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट दे रखा, मैट्रिक्स नहीं है, डिटर्मिनेंट है। क्या है ये? डिटर्मिनेंट है। और इसको हमको सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है? इसको सॉल्व करना है। तो या तो इससे ऐसे पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, या तो आपसे ऐसे बोल देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, और या तो आपसे बोलेगा कि इसका एक्सपेंशन कीजिए। आप क्या कीजिए? इसका एक्सपेंशन कीजिए। और कभी कभी ऐसे बोल देते, हिंदी में अगर बोलेगा तो इस तरीके से बोलेगा कि दिए गए सारणिक का प्रसार कीजिए, या दिए गए सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? मान ज्ञात कीजिए। तो इसका देखो हम लोग किसके अलाउंग कराने जा रहे हैं? किसके अलाउंग कराने? ठीक है, पहली वाली रो के अकॉर्डिंग कराने जा रहे हैं। किसके अकॉर्डिंग? फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इसका हम लोग एक्सपेंशन कराने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखना, इधर बोर्ड पे ध्यान रखो, फोकस करो, नोट करने पे ज्यादा फोकस मत करिए। तो देखिए पहला एलिमेंट कितना है? 3। ओके, अब उसके बाद ये वाली रो क्लोज हो जाएगी, ये वाला कॉलम क्लोज हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा कितना? 5 6 3 1। ओके, फिर जो हमारा देखो, जो हमारा यहाँ पर आया था, जो सेकंड वाला आया था, क्या आया था? जो सेकंड वाला हमारा आया था वो माइनस का आया था ना। किसका आया था? माइनस का आया था। तो जब यहाँ पर माइनस का आया था तो ये हो गया माइनस, ये हो गया ये सेकंड एलिमेंट 2। अब जब ये वाला आप लेंगे तो देखो ये वाली कॉलम क्लोज और ये वाली रो क्लोज कितना आएगा? 1 8 6 1। ओके, फिर थर्ड वाला जो एलिमेंट हमको लेना था प्लस के साथ लेना था। किसके साथ लेना था? प्लस के साथ। थर्ड वाला एलिमेंट कौन है आपका? 4। अब यहाँ पर देखिए ये वाला कॉलम क्लोज, ये वाली रो क्लोज, तो ये हो गया 1 8 5 3। डाउट तो नहीं है कोई? ठीक है, अब जरा बताइए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है? देखिए 5 माइनस 18 माइनस 2। अब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 1 माइनस 48 प्लस
4 और ये आ रही है 3 माइनस 40। ठीक है, तो इसका जरा एक्सपेंशन मतलब 5 से 18 जाएगा कितना बचा, माइनस का 13 माइनस 2 1 से 48 गया, माइनस का 47 और प्लस 4 3 से 40 गया तो माइनस का 37। तो यहाँ पर देखिए 13 3 का कितना हो गया, माइनस का 39 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 47 को जब 2 से मल्टीप्लाई कराओगे कितना हो जाएगा 94 और जब 4 को 37 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 148। ठीक है, अब जरा इसको ऐड करके देखिए और आंसर बताइए कितना आ रहा है। हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे तक देने वाले सर। हाँ कर दो साइड में अरे फिर उसमें बनेगा नहीं तो छोटा कर लो। दिख रहा है? यस सर। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन आप लोग लिखिए 2 7 माइनस 3 314 माइनस 5 माइनस 2 1। ये आपके पास डिटर्मिनेंट है और इसकी वैल्यू जरा फाइंड करके आराम से बिल्कुल अच्छे से, जल्दी नहीं है कोई लेकिन कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करिएगा।